दोस्तों हम पढ़ेंगे एमपीजीके में दूसरा लेक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश जो है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आता है पाषाण काल। तो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों पर किए गए उत्खनन व शोधों के उपरांत प्राप्त उपकरणों की बनावट के आधार पर यहाँ के इतिहास का आरंभ पाषाण युग से माना जाता है। तो कौन से युग से माना जाता है इतिहास? पाषाण युग से माना जाता है। मध्य प्रदेश में जो है पाषाण कालीन संस्कृति के सभी स्तर प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल को जो है निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण माने पत्थर वाला काल जिसको कह सकते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये नवपाषाण काल। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है एक पन्ने में, यहाँ पे ये नवपाषाण काल है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लाख ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक, फिर इसके बाद जो है आगे का आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी अपन जो मिसप्रिंट माने इसको आप सही नहीं मानना, ठीक है। कहीं से और अपन इसको कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में माना जाता है। यह वह समय था जब मनुष्यों ने पत्थरों को प्रयोग करना सीखा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को मत छोड़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह वीडियो, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मानव द्वारा आग जलाना सीखना। क्या कार्य था पुरापाषाण काल में कि मानव ने जो है आग की खोज की, आग जलाना जो है सीखा। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी, सुनार घाटी आदि। इस युग के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? चापर, हाथ कुठार, फ्लैग, ब्लेड, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुए। ये औजार क्वाडराइजर जैसे नरम पत्थरों से बने होते थे। जो पुरापाषाण काल है इसमें बहुत ही नरम पत्थर था, क्वाडजाइट, जिससे ये जो है छोटे छोटे हथियार बना करते थे। नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित हथनौरा सीहोर, नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है हथनौरा सीहोर के पास से पुरापाषाण कालीन मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ दोस्तों? यहाँ के मानव की, बहुत ही पुराने मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व डॉक्टर अरुण सोनकिया ने क्या करवाया? उनने खुदाई की। 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। इस मानव का नाम नर्मदा मानव रखा गया है। क्या रखा गया है? इस मानव का नाम रखा गया है नर्मदा मानव, ठीक है दोस्तों। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में किए गए उत्खनन में कई स्थानों पर पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कई स्थलों पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पहाड़ियों से घिरे भीमबेटका में पुरापाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय विष्णुदत्त वाकड़कर को जाता है। भीमबेटका से प्राप्त गुफा चित्र पुरापाषाण कालीन मध्य पाषाण कालीन है। इन गुफा चित्रों में पाषाण कालीन मानवीय दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। इस काल में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। वहाँ पर क्वाडराइजर थे, यहाँ पर माइक्रोलिथ। इस काल में पुरापाषाण काल और औजार बनाने में प्रयुक्त नरम क्वाडराइजर के स्थान पर जेस्पर, एगेट और चर्ट जैसे पत्थर प्रयुक्त किए जाने लगे। इस काल के औजार मध्य प्रदेश की नर्मदा, बेतवा, चंबल एवं इनकी सहायक नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय से BR जोशी ने मध्य पाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। मानव के साथ एक कुत्ते को जो है दफनाने का प्रमाण मिलता है। धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ गुफाओं के समीप मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति होती है, ठीक है। आता है ये नवपाषाण काल, यहाँ पर मैंने कहा था फिर से मिस्टेक लिखा है नवपाषाण काल। इस काल में छोड़िएगा मत दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो है। इस काल में स्थायी निवासी और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में एरण, आदमगढ़, जसकारा, दमोह, सागर, जबलपुर आदि प्रमुख नवपाषाण के स्थल हैं। इन स्थानों में नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी के बेड़ा घाट, तिलवारा घाट तथा लमेटा घाट में नवपाषाण
नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए जबलपुर में। कहाँ कहाँ पे? बेड़ा घाट, तिलवारा घाट और लमेटा घाट में। आगे आते हैं ताम्रपाषाण काल। अब जो है अपना यहाँ से प्रारंभ होता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले कुछ मध्य प्रदेश के जो शहर हैं उनके पुराने और नए नाम दिए गए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। अवंती को उज्जैन कहते हैं, अब पहले अवंती कहते थे। ग्वालियर को बस, खजुराहो को चेदी, निमाड़ अब जो खंडवा वगैरह बन गए हैं अनूप था। विदिशा को दुसाण बोलते थे, दमोह को तुंडी करौर, नरवर शिवपुरी को नलपुर बोलते थे। इस तरीके से हमने ये देखा। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा ही था। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के औजार उपकरण का प्रयोग करने लगा था। इस कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण के अवशेष नर्मदा, टोली, नागदा, कायथा, एरन, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए। 1969 में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी तांबा एवं टिन निर्मित प्राप्त हुई। कहाँ से? जबलपुर से तांबा एवं टिन से निर्मित जो कुल्हाड़ी थी। नोट: मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। लोहे युगीन संस्कृति 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1000 से 950 ईसा पूर्व के दौरान लोहे की खोज के बाद के काल को लोहे युगीन संस्कृति या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसी को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, इसी को लोहे युगीन संस्कृति करते हैं। लोहे की खोज के बाद ये आई है, क्योंकि मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर क्षेत्र में लोहे युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। सतपथ ब्राह्मण तथा वैदिकोत्तर साहित्य में रेवोत्तम का उल्लेख मिलता है, जैसे इतिहासकार बेवर द्वारा रेवा नदी माना गया है। इस काल का इतिहासकार बेवर ने क्या माना है? रेवा नदी माना है। इस काल का आदि ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद मध्य प्रदेश संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश नहीं है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण पथ में उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा तथा विंध्याचल के घने जंगलों में निवास करते थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातत्विक स्थल। केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तथा मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के तहत मध्य प्रदेश में कई पुरातत्व स्थलों की खोज की गई है। नंबर 11 विदिशा। यहाँ से एक तांबे का सिक्का मिला है जो मालवा के शासक गयासुद्दीन तुगलक का है। वहाँ का सिक्का यहाँ मिला है। कसरावत खरगोन। यहाँ से बौद्ध स्तूप, मृदवान, निवास गृह, धातु की बनी वस्तुएं, मिट्टी की बनी वस्तुएं, सिक्के तथा शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उज्जैन। यहाँ से व्यस्त टेकरी मटीले की प्राप्ति हुई है, साथ ही विशाल स्तूप के अवशेष भी मिले हैं। नवदा, टोली, खरगोन उत्खनन HD संकालिया के निर्देशन में किया गया था। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। त्रिपुरी यानी जबलपुर। त्रिपुरी कलचुरी राजधानियों की राजधानी थी। यहाँ से तीरत्न चिन्हांकित मृदभांड की प्राप्ति हुई है। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन मृदभांडों के टुकड़े भी मिले हैं। यहाँ से मौर्य युगीन मुद्राओं की भी प्राप्ति हुई है। एरन सागर उत्खनन कृष्ण दत्त वाजपेयी के निर्देशन में किया गया था। एरन बीना नदी से घिरा हुआ है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन औजार मिले हैं। एरन से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। इंद्रगढ़ मंदसौर। यहाँ से राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित शिव मंदिर के भग्न अवशेष मिलते हैं। बेसनगर विदिशा। उत्खनन श्री DR भंडारकर ने किया था। ब्राह्मण वज्जैन ग्रंथों के विदिशा का नाम बेसनगर मिलता है। विदिशा का नगर क्या मिलता है? बेसनगर। यहीं से बैसड़ धर्म संबंधित होलियोडोरस का स्तंभ प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकुंद ने नर्मदा नदी के किनारे अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान खंडवा जिले का क्षेत्र है। ठीक है, मानधाता। राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दशाण यानी विदिशा पर शासन किया था, जिसकी राजधानी कुशावती थी। अनुश्रुतियों के अनुसार मनुष्यों को परंपरा में अंतिम मनु वैश्वत हुए, जिनके 10 पुत्र थे। इनके करुष नामक पुत्र से करुष वंश चला तथा करुष देश की स्थापना हुई, जो वर्तमान बघेलखंड में स्थित है। वंश के राजा महेशमती ने महेशमती नगर बसाया, जो वर्तमान महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध है। आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के किनारे स्थित था। कुछ विद्वानों के अनुसार तमसा आधुनिक टोंस नदी है। बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत में बड़ा कुख्यात दैत्य दंतवक्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है, दतिया का नाम ये दंतवक्र के नाम पर रखा गया। दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया था। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल आता है। ठीक है,
तो ये महाजनपद काल है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इनमें मध्य प्रदेश के चेदी तथा अवंती महाजनपद शामिल। 16 महाजनपद में पूरा भारत बटा था, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक चेदी और अवंती। चेदी मानो ग्वालियर, अवंती मानो उज्जैन। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र चेदी माने खजुराहो, बस्तर तथा ग्वालियर, माफ़ कीजिएगा, आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ भूखंड में विस्तारित थी। इसकी राजधानी सुक्तिमुति या सोतिवती थी। अवंती महाजनपद के 2 भाग, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती थी। मौर्य वंश आता है। ठीक, अब यहाँ से मौर्य वंश स्टार्ट होता है 323 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल में अवंती का राज्यपाल अशोक था, जो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार उज्जैनी जाते हुए, दीपवंश एवं महावंश में उल्लेख मिलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका, जहाँ उसने एक श्रेष्ठी यानी व्यापारी की पुत्री श्रीदेवी के साथ विवाह किया था। महाबोधि वंश में श्रीदेवी का नाम वैदेश महादेवी मिलता है, तो शाक्य जाति का बताया जाता है। इसी से अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक ने सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुर्जरा से अशोक का अभिलेख मिला, जिसमें अशोक का नाम अंकित है। अब अगला शुंग वंश पढ़ने से पहले अशोक के शिलालेख पढ़ लेते हैं। गुर्जरा दतिया में है, रूपनाथ सीहोरा में है, पनगुड़रिया सीहोर, सारो मारो शहडोल और सांची रायसेन में है। अगला आता है अपना शुंग वंश को पढ़ेंगे अपन। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा था। हर्षचरित तथा पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की सेना का सेनापति था। शुंग वंश के पूर्वज मूलतः अवंती उज्जैन में थे। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया तथा युवराज अग्निमित्र को यहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप के तोरण द्वारा का निर्माण करवाया था। शुंग वंश के शासक भागभद्र के शासन काल में ग्रीक राजा एंटियालकीडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। उसने यहाँ भगवान विष्णु की समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर खुदे हुए लेख से गौतमी व पुत्र सतकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। उज्जैन से प्राप्त सिक्के गौतमी पुत्र सतकर्णी की इस बात को और पुष्ट करते हैं कि उसका शासन काल 106 से 130 ईसा पूर्व तक था। मध्य प्रदेश के बेसनगर से सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के प्राप्त होते हैं। नागवंश, ठीक है, नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई थी। यहाँ से नागवंश की शाखाएं पद्मावती, ग्वालियर तथा मथुरा में स्थापित हुई। बेसनगर से नाग शासकों के तांबे के सिक्के तथा पद्मावती से नाग शासक गणपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लें। भरहुत सतना जिले में स्थित भरहुत का स्तूप मूलतः अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। 1823 ईस्वी में कर्निंगम द्वारा इसकी खोज की गई। सांची ककरा नादवोट सर्वप्रथम जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। सांची में 3 स्तूप प्राप्त हुए थे, जिनमें एक विशाल तथा 2 लघु स्तूप में मौर्य सम्राट अशोक के समय स्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से किया गया था। अशोक का संगवेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आज्ञा वाला अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। 1989 में यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। 1989 में किया गया था। सांची स्तूप में रेलिंग और तोरण द्वारा शुंग काल में बनवाए गए थे। उज्जैन का महाबुद्ध स्तूप सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिससे अवशेष वैश्य टेकरी नामक टीले के रूप में विद्वान है। देवर ओठरा के स्तूप, देवर कोठार के स्तूप जिला रीवा में मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। ये देवर कोठार में मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप हैं। कसरावत के स्तूप कसरावत जिला खरगोन में स्थित इतबरडी नामक टीले के उत्खनन में 11 मौर्यकालीन स्तूप जो है प्राप्त हुए हैं। आगे आता है गुप्त वंश।
पहले महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, फिर गुप्त वंश पढ़ेंगे। शहडोल के में कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासक व्यम कड़ी फ्रेसिस का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मेनांडर के सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। अब पढ़ते हैं गुप्त वंश 280 से 550 ईस्वी। ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरल नामक स्थान में से खंडित अवस्था में समुद्रगुप्त का लेख प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से समुद्रगुप्त द्वारा पराजित अनेक जनजातियों में खर फरिक तथा सनकानिक का उल्लेख है। इसने किस जनजातियों को हराया? खर फरिक तथा सनकानिक। माना जाता है कि खर फरिक दमोह जिले में बटियागढ़ में पाए गए 2 शिलालेखों में उल्लेख खर फरिकों के पूर्वज थे। जो खरपरिक थे उनके पूर्वज थे, जो कहाँ, जो दमोह जिले के बटियागढ़ में पाए गए 2 शिलालेखों में उल्लेख खरपरिकों के पूर्वज थे। ठीक है। जो खरपरिक तथा सनकादिक इन्हीं का उल्लेख गुप्त वंश में मिलता है। दुर्जनपुर विदिशा जिला के लेख से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के कुछ समय के लिए उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना। एरण से प्राप्त सिक्कों पर गरुण व सिंह के चिन्ह अंकित थे। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुण था। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा से मिले हैं, जिनमें शक बजाय की सूचना प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक शक राजा रूपसिंह को मारकर उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। विदिशा के बेसनगर के निकट स्थित उदयगिरी की अधिकाधिक गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। ये गुफाएं हिंदू और जैन मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। मूर्ति कला की सृष्टि से 5वीं गुफा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बराह अवतार का दृश्य अंकित है। गुफा संख्या 1 तथा 20 को जैन गुफा माना जाता है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित बाघ गुफाओं का भी संबंध गुप्त काल से है। बाघ गुफाएं बागनी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में के पास स्थित तिगुआ का विष्णु मंदिर एक प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर है। यह चपटी छत वाला पत्थर का मंदिर है, जिसके गर्भगृह में नरसिंह की मूर्ति रखी हुई है। दमोह जिले की हटा तहसील, ये मेरी तहसील है हटा दोस्तों। ग्राम शकौर पास का गांव है। रोहन तथा कुंडलपुर तो और भी पास है में विद्यमान गुप्त स्थापत्य शैली के विखंडित मंदिरों से यहाँ पर कुछ गुप्त राजाओं के आधिपत्य की पुष्टि होती है। बघेलखंड के नागौद में भूमरा का शिव मंदिर, अजयगढ़ का नचना कुठार स्थित पार्वती मंदिर, नागौद के खोएग्राम में शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। शकौर के उत्खनन से 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिस पर 3 गुप्त राजाओं के नाम अंकित थे। सती होने का प्रथम अभिलेख प्रमाण गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने के सती होने का उल्लेख है। गुप्तकालीन अभिलेख कौन कौन से हैं? मंदसौर अभिलेख, संस्कृत विद्वान बस भट्टी ने इसकी रचना की। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सांची अभिलेख, सांची से प्राप्त अभिलेख में यहाँ के आर्य संघ को हर स्वामी द्वारा धन दान में दिए जाने का उल्लेख है। तुमैन अभिलेख, यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई। सुपिया अभिलेख, रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से अभिलेख मिला है। एरण अभिलेख, तोरमाल की बराह प्रतिमा एरण अभिलेख व मेहरकुल का ग्वालियर अभिलेख हूणों की उपस्थिति दर्शाता है। इस तरीके से इस वंश को हमने पूरा पढ़ा। आता है दोस्तों परमार वंश। परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में नर्मदा के उत्तर मालवा क्षेत्र में उपेंद्र राज द्वारा की गई। प्रारंभ में परमार वंशीय शासक राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। क्या थे? राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत, स्वतंत्र नहीं थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, पर कालांतर में उन्होंने अपनी राजधानी धार स्थानांतरित कर ली। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा
शीयक था। इसने अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया। मालवा के परमाणु की शक्ति का वास्तविक रूप में विस्तार बागपति मुंज ने किया है। किसने किया है? बागपति मुंज ने मालवा के परमाणु की शक्ति का विस्तार किया है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वह अपने कुल का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। परमार वंश का सबसे महान शासक राजा भोज था। इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया। राजा भोज 1000 से 155 ईस्वी तक 1055 ईस्वी के काल में धार नगर कला व विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। राजा भोज ने धार के सरस्वती मंदिर में प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर बागदेवी की प्रतिमा लगवाई। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी एक झील का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में भोजताल के नाम से प्रसिद्ध है। राजा भोज की पत्नी का नाम लीलावती था, जो स्वयं भी बहुत बड़ी विदुषी थी। राजा भोज कृत ग्रंथा समरांगण सूत्रधार सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह तत्व प्रकाश योग सूत्रवृत्ति विद्या विनोद आदि हैं। मालवा के प्रमुख परमार वंशी नरेश हैं। उपेंद्र राज, सियाक, बागपति मुंज, सिंधुल, राजा भोज जैसे उदय इत्यादि 1305 ईस्वी में परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को अलाउद्दीन खिजली के सेनापति ऐन उल मुल्क ने पराजित कर दिया तथा उसके मालवा राज्य को दिल्ली संतुलित में शामिल कर लिया। उदयपुरा स्थित। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है उदयपुरा परिस्थिति। गंज बासौदा विदिशा के निकट उदयपुरा नामक स्थान के नीलकंठेश्वर मंदिर में एक शिलापट्ट के ऊपर उत्कीर्ण प्राशस्ति उदयपुरा प्राशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। प्रशस्ति पत्र जो अभी मिलता है, इस तरीके से इसको प्रशस्ति नाम दिया गया है। इसमें परमार वंश के शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना नन्नुक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। चंदेल वंश की वास्तव में चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। दंगदेव जोजाग मुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र जो अब कहलाता है कि चंदेल वंश के शासक थे। दंगदेव के समय चंदेल वंश पूरी तरह प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गया। चंदेल शासक दंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से हटाकर खजुराहो को बनाया। चंदेलों की राजधानी खजुराहो में कुल 85 मंदिर हैं, जिनमें केवल 25 ठीक अवस्था में 60 खराब हो चुके हैं। इनमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा है। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण हर्ष के पुत्र अशोक वर्मन या लक्ष्मण वर्मन ने करवाया। इस मंदिर में उसने बैकुंठ यानी विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई थी, जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। अशोक वर्मन के पुत्र दंगदेव 1950 से 1008 ईस्वी ने खजुराहो में विश्वनाथ, पार्श्वनाथ तथा वैद्यनाथ आदि के मंदिर बनवाए थे। विद्याधर ही इस वंश का एक ऐसा भारतीय शासक जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षा को सफलतापूर्वक विरोध किया था। विद्याधर ने खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। मदन वर्मन चंदेल वंश का प्रमुख शासक था। इसके 6 अभिलेख मध्य प्रदेश के छतरपुर, अजयगढ़, पपोरा, खजुराहो से प्राप्त हुए हैं। मदन वर्मन के चांदी के 48 सिक्कों की एक निधि रीवा जिले से मिली है। मदन वर्मन के पश्चात उसका पुत्र परमादिदेव सत्तासीन हुआ, जो अंतिम योग्य चंदेल शासक था। परमादिदेव के प्रारंभिक 16 वर्षों तक अर्थात 1182 ईस्वी तक शांतिपूर्ण शासक किया। 1182 ईस्वी में दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने जिजाग भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया। परमादिदेव के वीर सेनापति आला और दूदल ने युद्ध में अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया और लड़ाइयाँ जीती। कलचुरिया चेदी वंश। कोक्कल प्रथम 1850 ईस्वी को इस वंश की स्थापना का श्रेय जाता है। इस वंश की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर थी। इस वंश के शासक युवराज प्रथम के शासनकाल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आया। राजशेखर जो था त्रिपुरी छोड़कर यहाँ पर आया। राजशेखर ने विशुद्ध भाषाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों की रचना की। जैसे इस वंश का अंतिम शासक बना। चंदेल शासक त्रिलोक वर्मन से पराजित हुआ। इस प्रकार त्रिपुरी को चंदेल राज्य में सम्मिलित कर चेदी वंश की स्थापना
चेदी वंश को समाप्त कर दिया और यहाँ से ठीक है इसकी वंश की जो है स्थापना हो गई। चेदी वंश क्या है, समाप्त हो गया। ठीक है, किस त्रिलोक वर्मन से जो है चंदेल शासक जो है पराजित हो गया। ठीक है, और जो चंदेल वंश का राजा था त्रिलोक वर्मन, ठीक है, इसने विजय प्राप्त कर ली, विजय सिंह को मार दिया और चेदी वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला आता है दिल्ली सल्तनत। सर्वप्रथम 1989 ईस्वी में मध्य प्रदेश में महमूद गजनवी ने ग्वालियर के भूभाग पर आक्रमण किया। सुन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202-1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमारदी देव को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण उज्जैन पर किया था। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की गई। 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन व भीलसार नगरों को लूटा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के पश्चात मालवा पर आक्रमण किया। इसका नेतृत्व उसका सेनापति एन उल मुल्क ने किया। 1324 ईस्वी के फारसी भाषा में उसकी बटियागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस काल में दमोह क्षेत्र पर गियासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य था। मोहम्मद तुगलक ने बटियागढ़ दमोह में 100 मठ क्या बनवाया, गौमठ, एक बावड़ी एवं एक बगीचा बनवाया था। मोहम्मद तुगलक ने बटियागढ़ में क्या बनवाया था, वो में गौमठ, एक बावड़ी, एक बगीचा बनवाया था। इसके अतिरिक्त उसने धार के किले का निर्माण भी करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का विवरण दुलचीपुर अभिलेख में मिलता है। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना परमार वंश के पतन के पश्चात मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। दिलावर खां 1390 ईस्वी में 401 ईस्वी तक तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहा। 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। दिलावर खां ने अपने पुत्र अनफ खां के आग्रह पर सुल्तान आदम शाह दाऊद दिलावर खां गौरी की पदवी धारण की और धार को अपनी राजधानी बनाया। 1406 ईस्वी में दिलावर खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र होशंग शाह गौरी गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम अनफ खां था। होशंग शाह गौरी ने धार से अपनी राजधानी सैदियाबाद मांडू स्थानांतरित की थी। 1435 ईस्वी में होशंग शाह की मृत्यु के बाद उसको मांडू में दफनाया गया था। इसके मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया। 15वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में 4 मस्जिदों का निर्माण किया गया। धार कमाल मौला मस्जिद एवं लाड मस्जिद, मांडू दिलावर खां की मस्जिद एवं मलिक मुगीस की मस्जिद, 4 मस्जिदें इस तरीके से 15वीं शताब्दी में बनवाई गई। आता है तोमर वंश। ग्वालियर के तोमर राजाओं का मूल स्थान तमर घर था। गोपांचल ग्वालियर के उत्तर में स्थित मुरैना के आसपास के क्षेत्र को तमर घर यानी तोमर ग्रह कहा जाता था। ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में वीरसेन देव ने की थी। उसने वीरसेन बल्लोक नामक ग्रंथों की रचना की। 15वीं सदी में तोमर वंश के राजा मानसेन द्वारा ग्वालियर में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर के किले में मान मंदिर का निर्माण भी करवाया। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कुतूहल की रचना मानसेन ने की थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी मानसेन और रावण की रानी मृगनयनी का चित्रण किया है। राजा मानसेन ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। इनके ही नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में ग्वालियर में मानसेन तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मानसेन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। विक्रमादित्य तोमर वंश का अंतिम शासक था। मुगल संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी पराजित किया था, कर चंदेरी पर अधिकार कर लिया तथा उसकी पत्नी का विवाह हुमायूं एवं कामरान के साथ कर दिया। 1561-62 ईस्वी में अकबर में मालवा के शासक बाज बहादुर का आदम खान एवं पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व में आक्रमण किया। आगे बढ़ने से पहले इसको नोट्स को पढ़ लेते हैं। असीरगढ़ 15वीं-16वीं शताब्दी यानी 200 वर्ष पूर्व तक
200 वर्ष तक मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा वर्तमान बुरहानपुर जिला खानदेश के फारूकी सुल्तानों के अंतर्गत रहा। ठीक है, बुरहानपुर की स्थापना शेख बुरहानुद्दीन नामक एक सूफी संत के नाम पर हुई थी। दक्षिण के रास्ते का परिवार द्वारा असीगढ़ के किले को कहा जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना जबलपुर मुगल काल को पढ़ने यहाँ पर पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गोंडवाना जबलपुर मंडला क्षेत्र की शासिका रानी दुर्गावती अकबर के सिपाही सलाहकार आसिफ खां से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अकबरनामा में गढ़ मंडला को गढ़ कटंगा कहा है। ओरछा के राजा चंपत राय ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक कर 1661 ईस्वी मुगल आधिपत्य मानने के बजाय आत्महत्या और करना उचित समझा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में 36 साल बुंदेलखंड का एक स्वतंत्र शासक बन गया। 1707 में छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को बुंदेलखंड का एक बड़ा भाग जागीर के रूप में दे दिया। बाजीराव पेशवा को ले लो। इसी समय से प्रदेश में मराठों का प्रवेश शुरू हो गया। मराठा काल होलकर वंश, मराठा काल है होलकर वंश, याद रखना। सिंधिया में सब मराठा काल के अंतर्गत आते। मुगल सत्ता के प्रभाव के पश्चात मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ। मल्हार राव होलकर इस राजवंश के संस्थापक थे। मल्हार भवन बने हैं इंदौर में, जाके देखना है आप। स्टैंड पर जो राजवाड़ा है वहाँ पर बहुत ही शानदार कलाकृति में बना है मल्हार भवन। मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर ने राजपाट संभाला। अहिल्याबाई होलकर के नाम पे भी विश्वविद्यालय है, बहुत सारी चीज़ें इंदौर में हैं। यशवंत राव द्वितीय, यशवंत महाराजा यशवंत राव के नाम पर एम.वाई हॉस्पिटल महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय भी बना हुआ है। यशवंत राव द्वितीय ने 1947 ईस्वी तक भारत की आज़ादी तक इंदौर राज्य पर शासन किया। आज़ादी तक 1956 ईस्वी इंदौर को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। सिंधिया वंश की स्थापना रणोजी सिंधिया द्वारा की गई। रणोजी सिंधिया द्वारा की गई। रणोजी ने 1731 ईस्वी में उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की। जो सिंधिया वंश सबसे पहले इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? उज्जैनी में, ग्वालियर में नहीं, याद रखना। रणोजी राव के उत्तराधिकारियों में महादजी सिंधिया संभवतः सबसे महान थे। महादजी सिंधिया ने पेशवा से अलग उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। दौलत राव ने उज्जैन के स्थान पर 1810 में ग्वालियर को अपनी राजधानी, दौलत राव ने 1810 में अपनी राजधानी बनाया था ग्वालियर को। बाकी 1731 से तो उज्जैन ही जो है रही 80 साल तक। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर को भारत में विलय कर लिया था। जीवाजीराव विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। महत्वपूर्ण तथ्य, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राम सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1870 को ग्वालियर की संधि हुई थी कि हम भैया आपसे संधि करते, ना आप हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, ना हम आपका विरोध करेंगे। मंदसौर की संधि अंग्रेजों और होलकर के बीच, तो होलकर और सिंधिया परिवार ने संधि कर ली थी, इसीलिए ये परिवार आज तक जिंदा है। इतने नाम तक उनका चलता रहा, डंका बजता रहा, और आज भी उनके पास अपार अकूत संपत्तियां हैं। उनका नाम आज भी जिंदा है। और जो राजा लड़ गए, मर गए या उनमें विलय और नहीं हुए, तो उनका नामो निशान मिट गया है। मंदसौर की संधि, ठीक है, अंग्रेज और होलकर के बीच जनवरी 1818 ईस्वी मंदसौर की संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत होलकर को सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। दे दी भाई पहाड़ियाँ, कौन सी बड़ी बात है। भोपाल रियासत, भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के एक अफगान सिपाही, भोपाल की स्थापना किसने की? मुगल सेना के एक अफगान सिपाही, अफगान का सिपाही था दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723 से 1724 में की गई थी। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर स्थित जगदीशपुर को जीतकर उसे अपना राजधानी बनाया और उसका नाम इस्लाम नगर रखा जगदीशपुर का। मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, गुन्नौरगढ़, देवपुरी आदि स्थानों को जीतकर नवाब की उपाधि धारण की। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल राज्य का नवाब बना। भोपाल की बेगमें कौन कौन सी बेगमें बनी? कुदसिया या गौहर बेगम,
देखिए कौन कौन महिलाएं बेगम बनी। यह भोपाल की प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला नवाब थी जिन्होंने जामा मस्जिद व गौहर महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया। देखिए कितनी पावरफुल लेडीज थी ये। सिकंदर जहां बेगम 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। ये थोड़ा सा गलत काम हो गया, इन्होंने तो बढ़िया किया था। इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, ये बहुत अच्छा किया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। प्रशंसनीय बात है। शाहजहां बेगम, इन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपकरण नगर का निर्माण करवाया। के खुसरो जहां सुल्तान जहां बेगम, इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। इन्होंने एक नया नहर महल नूर उस सभा भी बनवाया, जो वर्तमान में एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। बेगम साजिदा सुल्तान के एक खुसरो जहां बेगम की दूसरी बेटी थी, जिनका विवाह हमीदुल्लाह खान से हुआ। 1926 ईस्वी में हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब बने। इस तरीके से दोस्तों हमने सारी चीज़ों को उनको पढ़ा। अब इसकी जो आगे का पार्ट हम इसको लेके आएंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।